क्या सुकुमार गिरफ्तारी के समय कुछ बोला था? क्या बोलता? वही जो सब कहते हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम और चौंकाने का नाटक। ब्योमकेश ने दस्तावेज को चारों ओर से जांचा, फिर बड़ी सावधानी से खोलकर पढ़ने लगा। मैंने भी अपनी गर्दन तिरछी करके ब्योमकेश के पीछे से देखा। एक सादे कागज पर टाइप किया गया था, आज सितंबर के 22वें दिन 1933 क्रिश्चियन कैलेंडर के अनुसार मैं पूरे होश और हवास में अपनी वसीयत लिख रहा हूँ। मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी सारी चल और अचल संपत्ति के साथ साथ मेरी सारी धनराशि का उत्तराधिकारी मेरा कनिष्ठ भतीजी फणी भूषण होगा। इससे पूर्व लिखी गई अन्य सारी वसीयतें बाकायदा रद्द और निष्फल की जाती हैं। हस्ताक्षर कराली चरण बासु। वसीयत पढ़ने के बाद ब्योमकेश उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें एक नए उत्साह से चमकने लगीं। वह बोला, विधु बाबू, यह तो कमाल हो गया। यह वसीयत तो उसने अपने आप को रोक लिया और दोबारा शुरू से अंत तक सावधानी से पढ़ा और सिर उठाकर पूछा, क्या है इसमें? मुझे तो कुछ नहीं दिखा। यह नहीं देखा? ब्योमकेश ने हस्ताक्षर के नीचे के रिक्त स्थान को दिखाते हुए कहा। विधु बाबू ने जब वह देखा तो उनकी आंखें फैल गईं और मुंह से निकला, हो गवाहों के नाम। इतने में ब्योमकेश बोला, शांत। उसने शांत रहने का इशारा किया और दरवाजे की आहट लेने लगा। कुछ देर रुकने के बाद वह धीरे से उठा और आहिस्ता कदमों से दरवाजे तक पहुंचा और भग से दरवाजा खोल दिया। माखनलाल खड़ा चोरी से बातचीत सुन रहा था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन ब्योमकेश उसकी बाजुओं को खींचते हुए अंदर ले आया और उसे कुर्सी पर पटक दिया। इंस्पेक्टर, इस पर नजर रखना, भागने न पाए। इसके मुंह को भी बंद कर दो। माखन दहशत में आधा हो गया था। उसने बोलना चाहा, मैं चुप रहो, एकदम चुप विधु बाबू। मजिस्ट्रेट से एक दूसरा वारंट मंगवा। अपराधी के नाम की जगह खाली ही रखें, उसे हम बाद में भर लेंगे। वह विधु बाबू के नजदीक पहुंच गया और झुककर उनके कान में बोला, तब तक आप इसकी पूरी खबर ले लें। आश्चर्य भरे लहजे में विधु बाबू बोले, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, बाद में बताऊंगा। इस बीच कृपा करके वारंट मंगवा लें। आओ अजित। ब्योमकेश तेजी से सीढ़ियों चढ़कर फणी भूषण के कमरे के बाहर पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा। दरवाजा अपने आप ही खुल गया। हम लोगों को देखकर फणी चौंक गया। उसके मुंह से निकल गया, ब्योमकेश बाबू, हम लोग कमरे में आ गए। अब ब्योमकेश की फुर्ती प्रायः गायब हो गई थी। हंसते हुए बोला, आपको जानकर खुशी होगी कि हमें अब पता लगा गया है कि कराली बाबू का वास्तव में हत्यारा कौन है। फणी एक फीकी मुस्कान के साथ बोला, हाँ, मैंने सुना है कि सुकुमार बाबू को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन मुझे अब भी यकीन नहीं होता। यह तो है, विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। उसके कमरे से एक नई वसीयत मिला है जिसमें संपत्ति का हकदार आपको बनाया गया है। फणी बोला, यह भी मैंने सुना है। जब से मुझे यह पता लगा है, मेरा मन खट्टा हो गया है। महज कुछ हजार कुछ रुपयों के लिए काका को जीवन खोना पड़ा। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, संपत्ति इन सभी पापों की जड़ है। मेरे लिए सारी संपत्ति छोड़ गए, पर मैं खुश नहीं हूं। ब्योमकेश बाबू, मैं चाहता था कि मुझे संपत्ति न भी देते, पर जीवित तो रहते। ब्योमकेश बुकशेल्फ के पास खड़ा पुस्तकों को देख रहा था। मन ही मन में बोला, सही है, सही है। संपत्ति कभी सुख नहीं देती, कहावत सुनी है ना? यह कौन सी पुस्तक है? फिजियोलॉजी? अरे वाह, सुकुमार की पुस्तक है। ब्योमकेश ने पुस्तक निकालकर उसके मुखपृष्ठ को देखकर कहा। फणी धीरे हंसकर बोला, हाँ सुकुमार अक्सर मुझे मेडिकल की पुस्तक पढ़ने को देता था। जीवन भी कितना विचित्र है। इस घर में केवल सुकुमार ही ऐसा व्यक्ति था
जिसे मैं अपना मित्र समझता था, यहाँ तक कि अपने भाइयों से भी ज्यादा। और वही ब्योमकेश ने कुछ और पुस्तकें नीचे उतारी और आश्चर्य में कहा, आप तो खासे पढ़ाकू व्यक्ति हैं न? और क्या आप सभी पुस्तकों में के पढ़ने के समय मार्क लगाते हैं? फणी बोला, हाँ, पढ़ने के सिवाय मेरी और कोई हॉबी नहीं है। पुस्तकें ही मेरी साथी हैं। केवल सुकुमार मेरे पास हर शाम आकर बैठता था। ब्योमकेश बाबू, मेहरबानी करके मुझे यह बता कि क्या वाकई सुकुमार ने ही यह किया है? इसमें कोई संदेह का नहीं है। ब्योमकेश ने कुर्सी पर बैठकर कहा, अपराधी के खिलाफ जो सबूत निकला है उसमें संदेह की कोई भी गुंजाइश शेष नहीं है। आइए इधर बैठिए, मैं आपको सारी बात समझाता हूँ। फणी उसके पास पलंग के किनारे बैठ गया। देखिए, हत्या दो प्रकार की होती है। एक वो जो अधिक आवेश में आकर की जाती है, जिसे हम आवेश में हत्या अथवा क्राइम ऑफ पैशन कहते हैं। दूसरी वे हत्या हैं जो पहले से सोची समझी गई तथा पूर्व नियोजित होती हैं। आवेश की हत्या में अपराधी को पकड़ना आसान होता है। अधिकांश केसों में वह स्वयं ही स्वीकार कर लेता है, लेकिन जब आदमी सोच समझकर पूर्व नियोजित हत्या करता है तो वह अपने ऊपर आने वाला सारे संदेहों को भी हटा देता है। ऐसी स्थिति में उसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है। हमें नहीं मालूम होता कि अपराधी कौन है और दूसरों पर संदेह करने लगा जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? हमारे पास केवल एक ही मार्ग बचता है कि हम हत्यारे के तरीके को जांच का केंद्र बिंदु बना। इस केस में हमने एक विचित्र बात यह पाई कि हत्यारा चालाक और मूर्ख दोनों है। उसने हत्या बड़ी बुद्धिमानी पूर्वक की है, पर हत्या के सारे औजार अपने ही कमरे में छुपा दिए। आप ही बताइए, क्या यह जरूरी था कि हत्या के लिए सत्यवती की सुई का ही प्रयोग किया जाए? क्या शहर में सुइयों की कमी हो गई थी? और क्या वसीयत को इतनी सावधानी से छिपाना जरूरी था? क्या उसे फाड़कर फेंक नहीं जा सकता था? इस सब से क्या संकेत मिलते हैं? फणी अपनी ठोड़ी को अपनी हथेलियों में सुन रहा था। उसने पूछा, क्या? ब्योमकेश बोला, एक व्यक्ति जो स्वभाव से मंदबुद्धि है वह चालाकी से काम नहीं कर पाएगा, लेकिन जो व्यक्ति चपल है वह मूर्ख का नाटक बड़ी आसानी से कर सकता है। इसलिए यहाँ यह स्पष्ट है कि अपराधी चालाक है। लेकिन चालाक लोग भी गलती करते हैं, किंतु अपने को हमेशा सीधा सादा बनाने का प्रयास हमेशा सफल नहीं होता। इस केस में भी अपराधी ने कुछ छोटी छोटी गलतियों की हैं, जिनकी वजह से ही मुझे उसे पकड़ने में मदद मिली है। फणी ने पूछा, लिया कौन सी गलतियों? रुकिए। ब्योमकेश ने अपनी पॉकेट से एक सफेद कागज निकाला। मैं पहले इस घर नक्शा बनाया चाहता हूँ। क्या आपके पास कोई पेंसिल या कुछ मिलेगा जिससे मैं नक्शा बना सकूं? फणी के पलंग पर तकिए के पास एक पुस्तक पड़ी हुई थी। उसने पुस्तक से लाल पेंसिल निकालकर ब्योमकेश को दे दी। ब्योमकेश ने पेंसिल को सावधानी से देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, दरअसल में अब नक्शा बनाया उतना जरूरी नहीं है। मैं शब्दों में ही बता देता हूँ। अपराधी ने 3 भयंकर भूलें की। पहली यह कि उसने ग्रेज एनाटॉमी पुस्तक में कुछ लाइनों के नीचे मार्क लगाया। दूसरी, उसने भारी अलमारी खिसकाने में काफी शोर किया। और तीसरा यह कि उसे कानून का कोई ज्ञान नहीं था। फणी के मुंह का रंग उड़ गया। उसने बुदबुदाने का प्रयास किया, कानून का ज्ञान नहीं? नहीं, ब्योमकेश ने दोहराया, और यही कारण है उसकी इतनी सफाई से बनाई गई योजना फेल हो गई। फणी का सूख गया। वह भर्राई आवाज में बोला, मैं आपकी बातों को समझ नहीं पाया। ब्योमकेश ने कड़े शब्दों में स्पष्ट कहा, यह वसीयत जो सुकुमार के कमरे से मिली है वह कानून की नजर में गैर कानूनी और व्यर्थ है, क्योंकि उसमें गवाहों के हस्ताक्षर नहीं हैं। लगा जैसे फणी बेहोश हो जाएगा। वह काफी देर चुपचाप पत्थर की तरह फर्श पर नजर गड़ाए बैठे रहा।
फिर खोई नजरों से अपने सिर के बोलों को हाथों से नोचते हुए बुदबुदाया, सब व्यर्थ, सब बेकार गया। नजरें ऊपर उठाकर बोला, ब्योमकेश बाबू,